नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है और मैं हीलिंग हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो है स्पाइन इन्फेक्शंस के बारे में कि कौन कौन सी इन्फेक्शन जो हैं वो स्पाइन में आती हैं और क्या क्या वो साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो देती हैं। देखिए, इंडिया में जो आप मान के चलें तो मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन है स्पाइन, जो हम डेली रूटीन पे मतलब काफ़ी देखते हैं, वो तो आपको पता ही है कि टीबी है। स्पाइनल टीबी जो मोस्ट कॉमन हम देखते हैं। बाकी और भी इन्फेक्शन है, एक तो ट्यूबरकुलोसिस हो गया जो मोस्ट कॉमन इंडिया में पाया, बिकॉज इंडिया लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। बाकी और कौन कौन, देखिए कोई भी इन्फेक्शन जो है जो रीढ़ की हड्डी में पहुंचती है वो वाया ब्लड बॉर्न होती है। मतलब खून में कोई इन्फेक्शन, वो खून के रास्ते कहीं आपने उसको एक्वायर किया और चलती चलती रीढ़ की हड्डी में पहुंच गई। और रीढ़ की हड्डी में आप मानें कि बहुत ही उसका पसंदीदा एरिया है इन्फेक्शन का पलने के लिए, बिकॉज वहाँ एक बार पहुँच गया और वहाँ पे वैस्कुलरिटी थोड़ा सा और एरिया से कम है डिस्क का और मणके का। सो जो खून है जो हमारा इन्फेक्शन में, और खून में जो सेल होते हैं इन्फेक्शन से लड़ने वाले, वो वहाँ कम पहुँचते हैं क्योंकि वहाँ वैस्कुलरिटी कम है, तो वो बहुत जल्दी से पनपता है। और स्पाइन का यही है कि इन्फेक्शन एक बार किसी को पकड़ लेता है तो फिर वो 2-3 महीने फिर वो प्रलॉन्ग एंटीबायोटिक, प्रलॉन्ग बेड रिडन, काफ़ी पेशेंट तंग होते हैं। तो जैसे हमने बात किया टीबी तो एक है, और कौन कौन सी इन्फेक्शन जो है, देखो सारी, जैसे बैक्टीरियल, अदर बैक्टीरियल है, एरोबिक, एनारोबिक, स्टैफ, ये सब जा सकती हैं। वायरल इन्फेक्शंस भी वहाँ पहुँच सकती हैं। फंगल इन्फेक्शन जो हैं वो भी वहाँ जा सकती हैं। तो मोटा मोटा सारे ही जो ब्लड में इन्फेक्शंस हैं कहीं से भी, लेट से मुझे यूरिन इन्फेक्शन थी वो ब्लड में आ गई, वो रीढ़ की हड्डी में जा सकती है। लेट से खांसी चल रहा था, गला खराब था, वो वहाँ से ब्लड में आया, वो भी रीढ़ की हड्डी में जा सकता है। बिकॉज वहाँ एक सेफ प्लेस है, वहाँ पे जल्दी पनप लेता है। कहीं और जाता है तो खून वहाँ पहुँच के उसको दबा देता है, बट रीढ़ की हड्डी में एक बार इन्फेक्शन पकड़ ली तो फिर पेशेंट लंबा जो है वो जाता है। अब क्या क्या सिम्टम्स हैं पता चले कि हाँ इन्फेक्शन है वो रीढ़ की हड्डी में है। देखो रीढ़ की हड्डी, जैसे मैं अभी बैठा भी हूँ तो मैं रीढ़ की हड्डी पे वजन दे के बैठा हूँ, एक्सेल लोड है, हर एक मणका अपना वजन ट्रांसफर कर रहा है। इन्फेक्शन जहाँ भी होगा तो एक कच्चापन आता है, एक रॉ एरिया क्रिएट होगा, तो मुझे एक्सेल लोड लेने में बड़ा दिक्कत आएगा, मैं सीधा नहीं बैठ पाऊंगा और मैं लेटने की कोशिश करूँगा कि जब भी मणके पे 2 मणके दबेंगे तो कच्चे होने के साथ, रगड़ाई होने के साथ पेन प्रोड्यूस होगा। तो पेशेंट ये बोलेगा कि हाँ मैं बैठ नहीं पाता, लंबे टाइम तक बैठना, और उसकी पीठ अकड़ी होगी। कभी भी आप इन्फेक्शन का पेशेंट देखेंगे वो पूरा स्पाज्म में होता है, पूरा अकड़ा होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी हिलने से ना वो आपस में मणके लगते हैं तो इतना पेन होता है, अकड़ जाता है, तो बॉडी स्पाज्म में चला जाता है। तो ऐसा पेशेंट आएगा हमारा, पीठ टाइट करके अकड़ा हुआ कि हाँ मैं 5 मिनट नहीं बैठ पाता, 5 मिनट खड़ा हुआ मैं तुरंत लेट जाता, इवन बेड में करवट लेने में उसको दर्द होता है। तो ये क्लासिकल सिम्टम होता है। दूसरा, हर एक इन्फेक्शन हमें पता है कि कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके साथ बुखार आता है। टीबी में स्पेसिफिक जो है इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, शाम को जो है बुखार वो चढ़ता है। बाकी और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में हाई ग्रेड ऑफ फीवर आता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर्स, चिल्स एंड राइगर्स के साथ आ सकता है। ये सारी जो है वो सिम्टम्स हैं, बुखार आना, पेन रहना, शरीर टूटना, और अगर और कहीं और सिम्टम, लेट से यूरिन से इन्फेक्शन पकड़ा है, वहाँ का बर्निंग मिक्सचर, खांसी चल रही है काफ़ी महीनों से, कहीं या कुछ और कहीं जख्म था जो भर नहीं पा रहा, तो वहाँ से, तो कहीं से भी जो है इन्फेक्शन वहाँ पहुँच सकता है। तो ये सिम्टम्स जो हिस्ट्री हम पूछते हैं कि पहले कोई शुगर तो नहीं है। हाँ, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, लेट से डायबिटिक है, लेट से कैंसर पेशेंट्स हैं, लेट से और जो जिनका डिजीज से लड़ने का, इन्फेक्शन लड़ने का इम्यूनिटी कम है, उनको ये जल्दी पकड़ता है। तो ये देखा भी उन्हीं में जाता है, क्योंकि पहले तो मिलता कम है, बट मिलता है तो देखा भी उन्हीं में ज़्यादा जाता है। इनमें ऐसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पहुँच जाना जहाँ खून वैस्कुलरिटी कम है, ऊपर से अपनी क्षमता ही कम है लड़ने के लिए, तो उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। सो ये सारे सिम्टम्स हैं। अब करते क्या हैं हम, इसको ढूंढते कैसे हैं? देखिए, ब्लड टेस्ट तो डेफिनेटली होते हैं जिसमें खून में इन्फेक्शन देखा जाता है क्या है। एक ESR CRP जो है हम देखते हैं वो कितना रहता है, और इसके ट्रीटमेंट में इसको फॉलो भी करते हैं। उसका राइजिंग ट्रेंड हमें बताता है कि एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही, उसका फॉलिंग ट्रेंड हमें बताता है कि हाँ हम एक अच्छी रास्ते में, एक सही ट्रैक पे हैं। ये तो है ब्लड टेस्ट जो हम फॉलोअप में पेशेंट से करवाते हैं, और हमें IV से ओरल एंटीबायोटिक में शिफ्ट करने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा है जो ढूंढना, MRA, कि किस किस लेवल पे है, कितना कितना मणका खा लिया है, और क्या भी कंजर्वेटिव है कि हमें सर्जिकल के लिए जाना पड़ता है।
कोई भी जो मणका है, अगर लेट से मोर देन, हमने फ्रैक्चर्स में भी सुना है 70% हाइट चला गया, लेट से इन्फेक्शन ने खा लिया, लेट से टीबी खा लेती है, पूरा मणका खा लेती है, लेट से हम रूटीनली भी हमने 2 दिन पहले ही किया था, सीवियर काइफोसिस डिफॉर्मिटी, यंग लड़की विद 2 मणके 1 बन चुके थे, वो भी खा चुके थे, तो 5 मिनट बैठ नहीं पाती थी। आज सर्जरी के बाद वो अच्छा चल रही, तो मणका खाया जाता है, इसमें मणके वैनिशिंग मतलब ख़त्म हो जाते हैं। फिर पेशेंट का 2 टारगेट्स हमारे होते हैं, एक पेन को ठीक करना और उसका एक्सेल लोड कैसे वो ले पाएगा, क्योंकि मणके तो खा लिए उसने। तो हम कभी कभी फिक्सेशन की तरफ जाना पड़ता है, तो फिक्स करने का हम आइडिया MRI से लेते हैं, कितना % लॉस है और क्या है। कभी कभी इन्फेक्शन जो है नसों पे भी दबाव देना शुरू हो जाती है, उसकी पस आके पीछे नसों पे बैठ जाती है, तो उसको भी हमें ड्रेन करना पड़ता है। वो इमरजेंसी प्रोसीजर होता है, क्योंकि लैट्रिन बाथरूम के रुकने का भी खतरा रहता है। तो MRI से हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ अभी दवाइयों से चलना है, सर्जिकल चलना है, या क्या आगे क्या करना है, पेशेंट को क्या काउंसिल करना है। तो ये है इन्फेक्शन ढूंढा। फिर उसके बाद कुछ सेट ऑफ और ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट, अगर लेट से MRI में सर्जिकल नहीं है, तो किसका दवाई शुरू करें, टीबी का, एंटीबैक्टीरियल, क्या करें शुरू। तो हम कभी कभी CT गाइडेड वहाँ से सुई से जो है वो सैंपल लेके जांच के लिए भेजते हैं, जीन एक्सपर्ट वगैरह हम सेंड करते हैं, तो जो भी बैक्टीरिया निकल आता है उसके हिसाब से हम उसका जो कल्चर वगैरह है वो हम जो है वो करवाते हैं। कल्चर की रिपोर्ट जो है वो आती है, फिर हम उस हिसाब से उसका एंटीबायोटिक वगैरह वो सब शुरू करते हैं, और वो ब्लड टेस्ट के हिसाब से हम सारा उसका जो है देखते हैं कि हाँ हम सही रास्ते में हैं। अब सर्जिकल एक पार्ट है दवाइयाँ। जो एज पर बुक चलें तो टीबी की जो भी रीढ़ की हड्डी की इन्फेक्शंस हैं, टीबी है तो टीबी की 1.5 साल चलती है। अगर दूसरी इन्फेक्शन है तो जो नॉर्म्स हैं कि आइडली मिनिमम 2 महीने तो IV एंटीबायोटिक्स, और फिर 2 महीने जो है वो ओरल एंटीबायोटिक्स पे हमें पेशेंट भेजना पड़ता है। तो एक लंबी लड़ाई होती है इसमें, पेशेंट काफ़ी बार बीच में टूटता है कि हाँ इतना कुछ खर्चा हो गया, इतना इलाज, बट उनको भी समझना पड़ता है कि अगर हम नॉन सर्जिकल की तरफ जा रहे हैं तो दवाइयाँ ही एक ऑप्शन बचता है हमारे पास, और उसको हमें जैसा भी है प्रोटोकॉल के हिसाब से लेना ही पड़ता है। अगर हम सर्जिकल की तरफ जाते हैं उससे फ़ायदा ये होता है कि हम एक तो उसको बांध आते हैं ऊपर के नीचे मणके, और उसको बाईपास कराते हैं, मरीज का बैठना चलना आसान हो जाता है, और जितना भी अंदर कच्चा एरिया उसको हम साफ़ करके अच्छी तरह धो के एंटीबायोटिक छिड़का के फिर हम बाहर आते हैं। तो जो एंटीबायोटिक ने IV ने जो काम करना उसको काफ़ी आसानी से करना पड़ता है, क्योंकि एक जहाँ पे इतना इन्फेक्शन ऑलरेडी है वहाँ पे वो सरफेस पे एक्ट करेगी। अगर हम उसको पूरा साफ़ करके बाहर निकाल देते हैं मलबा सारा, तो उसके लिए जो है काम कम जो है वो बचता है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आज हमने इन्फेक्शन में डिस्कस किया है कि कौन कौन सी हैं वहाँ पहुँच सकती है, वो सारा उसका इलाज वगैरह। सो कोई भी सिम्टम आपको है जिसमें एक्सेल पेन, फीवर वगैरह आ रहा है, और जो ये वर्सन हो रहा है, डे बाई डे ये वर्सन हो रहा है, आपको पता चल जाएगा सिम्टम के साथ कि हाँ पीठ का दर्द बढ़ ही जा रहा है, बुखार भी साथ, तो हमारे हीलिंग हॉस्पिटल में जो है वो आप कंसल्ट कीजिए। सेक्टर 34 में हम जो है हमारे पास सारी जो है वो टेक्नोलॉजी एंड वो सारा जो है कि हम एक रीढ़ की हड्डी के पेशेंट्स के काफ़ी महीनों से, जो सालों से जो है यहाँ पे जो इलाज वो चल रहा है। बाकी रीढ़ की हड्डी की कोई भी इन्फेक्शन है, या कोई और की क्वेरीज हैं, या कोई और भी आपको रीढ़ की हड्डी के बारे में कुछ जानना है, तो प्लीज़ नीचे के जो लिंक में आप उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।